डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड -6। दादा दादी अपने बेटे के साथ वहां से चले जाते हैं। अब उस घोर अंधेरी रात में गौरी इस अनजान शहर में अकेली रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। उसे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि वह पहली बार अपने शहर से इतनी दूर अकेली आई थी, और उससे भी ज्यादा डर उसे इस बात का लग रहा था कि अगर उसके भाई का दोस्त उसे लेने के लिए नहीं आया तो वह इस अनजान शहर में कहां पर भटकेगी। वह अपने कंधे पर एक बैग लटका कर दूसरे हाथ से दूसरे बैग को लेकर बाहर रखी छोटी सी बेंच पर बैठ जाती है। उसके सामने से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उससे कहां पर जाना है। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर कोई रखता है। गौरी डर के मारे उछलकर खड़ी हो जाती है तो उसके सामने एक 25-26 साल का लड़का खड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि अभी अभी वह अपने काम से वापस लौटा है। उसने अपने हाथ में एक लैपटॉप बैग भी पकड़ रखी थी। गौरी उस लड़के की ओर देखकर डरते हुए कहती है, आप कौन हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वह लड़का मुस्कुरा देता है और बिना गौरी की बात का जवाब दिए अपने फ़ोन में कुछ ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वह अपना फ़ोन गौरी के सामने कर देता है जिसमें उसकी फ़ोटो फ्लैश हो रही थी। वह लड़का अपना हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाय, मेरा नाम अभिनव गुप्ता है और मैं आपके भाई का दोस्त हूँ। गौरी को ये जानकर थोड़ी शांति मिलती है। वह लड़के की ओर देखकर कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं था। अरे कोई बात नहीं, दरअसल माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम होने की वजह से मुझे आपको लेने आने में देर हो गई, लेकिन आपको मुझे कॉल कर देना चाहिए था, खामखा आपको वेट करना पड़ा। वह लड़का अपॉलोज करते हुए कहता है, ज़रूर हम आपको कॉल कर देते, लेकिन हमारे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है, इसलिए हम आपको कांटेक्ट नहीं कर पाए। गौरी अपने हाथ में बैग उठाते हुए कहती है। वह लड़का गौरी से कहता है, आप अभी यहाँ पर बैठिए, मैं रेहान को बता देता हूँ कि आप मुझे मिल गई हैं, वह आपकी फिक्र में अभी तक सोया भी नहीं होगा। गौरी वहीं पर बैठ जाती है और अभिनव वहाँ से थोड़ी दूर जाकर रेहान से बात करता है। कुछ देर बाद बात करने के बाद वह वहाँ पर आता है तो गौरी अपने हाथ में बैग उठाती है जाने के लिए। तभी अभिनव उसे रोकते हुए कहता है, दरअसल मुझे किसी और को भी पिक करना है, उसे आ जाने दीजिए, उसके बाद हम साथ में चलते हैं। गौरी फिर से चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। वह अनजान लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी, इसलिए वह बिना किसी सवाल के वहीं पर बैठ जाती है। कुछ वक्त बाद उसके सामने एक ट्रेन आकर रुकती है। अभिनव वहीं पर खड़ा आसपास किसी को खोज रहा था। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे एक लड़के पर पड़ती है जिसने ब्लैक पेंट, ब्लैक शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक डेनिम का जैकेट पहन रखा था। यहाँ तक कि उस लड़के ने अपने हाथों में रोलेक्स की ब्लैक घड़ियाल और पैरों में ब्लैक स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे। उसका चेहरा दिखाने में बीटीएस के जंगकुक से काम नहीं लग रहा। उसने ब्लैक गॉगल्स पहन रखे थे और अपने बालों को बिखरा हुआ छोड़ दिया था जो उसके चश्मे पर भी आ रहे थे। उसने अपने गले में हेडफोन पहन रखे थे और कंधे पर ट्रैकिंग का बैग लटका रखा था। वह दिखने में इतना हैंडसम था कि आसपास खड़ा हर कोई उसे ही देख रहा था, लेकिन वह अपनी धुन में अभिनव की ओर चला आ रहा था। लेकिन गौरी आते जाते हर इंसान की ओर देख रही थी जिसे वह जानती तक नहीं थी। वह लड़का अभिनव के पास आता है और जोर से उसे गले लगाते हुए कहता है, कैसे हो? बड़ी अच्छा लगा ये देखकर कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। अभिनव उसे अपने आप से दूर कर चलने का इशारा करते हुए कहता है, मुझे किसी और को भी पिक करना था इसलिए आया था, वरना मैं तुझे लेने के लिए कभी नहीं आता। वह लड़का धीरे से अभिनव के पेट पर मुक्का मारते हुए कहता है, अब झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम मुझे लेने के लिए आए थे। अभिनव बिना उसकी बात का जवाब दिए गौरी की ओर मुड़कर उसे देखकर कहता है, चलो हमें अब चलना है। गौरी खड़ी होती है उसे देखकर। वह लड़का अभिनव को दूर कर उसकी ओर शक भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, ये लड़की कौन है? कहीं तुमने हम सबको बिना बताए शादी तो नहीं कर दी? अगर तुमने ऐसा किया है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। गौरी उस लड़के की ओर देखकर मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं, आपको जरूर गलतफहमी हुई है, हमारी शादी नहीं हुई है। वह लड़का अभिनव की ओर घूरते हुए कहता है, तो कहीं तुम सबसे छुपाकर शादी करने वाले तो नहीं हो? इससे पहले कि गौरी फिर से उस लड़के की बात का कोई जवाब दे, अभिनव उस बीच में कहता है, तुम्हें इसकी बात का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। इतना कहकर अभिनव एक हाथ में गौरी का बैग लेकर आगे बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे वह भी चली जाती है। वह लड़का भी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगता है और सीधे जाकर अभिनव की कार में बैठ जाता है।
उसे लड़के को पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ देखकर अभिनव गौरी को पीछे वाले सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। अभिनव गाड़ी मोड़कर मुंबई के ट्रैफिक भरी सड़कों में दौड़ा देता है। अब तक सुबह के 5 बजे बज चुके थे, इसलिए ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था। साड़ी में एकदम शांति छाई हुई थी। वह लड़का कुछ सोचते हुए अचानक पीछे मुड़ता है और गौरी की ओर मुड़कर कहता है, अगर तुम्हारी इसके साथ शादी नहीं हुई, ना ही तुम दोनों इस भाग कर शादी करने वाले हो, तो आखिर तुम हो कौन? अभिनव जानता था कि जब तक उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे वह शांति से नहीं बैठेगा, इसलिए अभिनव खुद गौरी के बारे में बताते हुए कहता है, यह मेरे दोस्त की बहन है जो अभी अभी मुंबई पहली बार बनारस से आए हैं। मेरे अलावा यह मुंबई में किसी और को नहीं जानती। अब अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो प्लीज शांति से गाड़ी में बैठोगे। वह लड़का आगे मुड़ जाता है और बाहर रखे सब में से एक सब उठाकर खाते हुए सोचकर कहता है, तुम लोग तो बड़े ही झूठे निकले यार। गौरी सोचते हुए कहती है, हमने क्या झूठ बोला आपसे? हमने तो कुछ कहा भी नहीं। वह लड़का कहता है, यही झूठ बोल रहे हो तुम दोनों कि तुम अभिनव के अलावा यहाँ पर किसी को नहीं जानती, जबकि तुम मुझे जानती हो। अब तुम्हें ये कहना चाहिए कि हम दोनों के अलावा तुम किसी को नहीं जानती। गौरी अपना सर खुजलाते हुए पूछती है, लेकिन हम तो आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम आपको जानते हैं? अभिनव गौरी से कहता है, तुम्हें इसकी फालतू की बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही बोलता रहता है। वह लड़का गौरी से कहता है, तुम इसकी बातों को छोड़ो, यह फालतू बोलता रहता है। तुम्हें मेरे बारे में जानना है ना? मुझे पता है मैं इतना हैंडसम हूँ कि यह लड़की मेरे बारे में जानना चाहती है, लेकिन तुम ही इतनी लकी हो कि मैं खुद तुम्हें अपने बारे में बता रहा हूँ। तो सुनो, मेरा नाम निश्चय मल्हन है और मैं अभी अभी साउथ इंडिया का टूर करके आया हूँ। वैसे मैंने बिजनेस में पढ़ाई की है, लेकिन मैं बिजनेस करता नहीं हूँ क्योंकि वह मेरा भाई कर लेता है और मैं घूमता रहता हूँ। अब जान लिया ना मेरे बारे में, अब तुम बताओ अपने बारे में। निश्चय की बात सुनकर गौरी भी खुश हो जाती है। वह इतना फ्रेंडली बात कर रहा था कि वह भी अपने बारे में बताते हुए कहती है, मेरा नाम। लेकिन फिर वह चुप हो जाती है और फिर कुछ सोचकर कहती है, मेरा नाम रिद्धिमा है और मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। उसके मुंह से रिद्धिमा नाम सुनकर अभिनव हैरानी से उसकी ओर देखता है। वह सोच रहा था कि आखिर गौरी झूठ क्यों बोल रही है। गौरी उसे कुछ ना बोलने का इशारा करती है। तभी निश्चय खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, मुझे लगता है कि हम दोनों की बहुत अच्छी जमेगी। वैसे तुम्हें घूमना पसंद है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुंबई दिखा सकता हूँ। वैसे भी मुझे अपने घर पर ज्यादा रहना पसंद नहीं है। अभिनव एक बहुत बड़े व्हाइट विला के सामने गाड़ी रोकते हुए निश्चय से कहता है, पहले घर में चलिए, सब आपका स्वागत कर रहे हैं, फिर मुंबई दिखाएगा। वह तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं। गौरी अपने सामने इतना बड़ा घर देखकर हैरान थी। अभिनव आगे बढ़ जाता है तो उसके साथ साथ गौरी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और उसके साथ साथ निश्चय। उसे बड़े से विला के बड़े से गेट के सामने जाकर तीनों खड़े हो जाते हैं और अभिनव बेल बजा लेता है। तभी अंदर से एक मीठी सी प्यारी सी आवाज आती है, 2 मिनट रुक जाओ। गौरी तो अपने आसपास इतनी खूबसूरत जगह को देखकर हैरान थी। तभी एक 50 साल की औरत दरवाजा खोलती है, लेकिन उन्हें देखकर लग नहीं रहा था कि वह 50 साल की होगी। उन्होंने सिंपल बनारसी साड़ी पहन रखी थी और माथे में गजरा लगाए हुआ था। अपने गले में सुंदर सा मोतियों का हार और एक छोटी सी बिंदी के ऊपर कुमकुम का तिलक छोटे छोटे हैं, कानों में बुंदियां पहन रखी थी। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ औरत, जिनका नाम डिम्पल मल्हार था, वह अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोलती है। उनके एक हाथ में पूजा की थाल थी। वह बिना किसी और को नोटिस किए उनकी नज़र अपने बेटे पर जाकर ठहर जाती है। इतने वक्त बाद अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखकर वह भावुक हो जाती है। वह जल्दी से निश्चय को अपने गले से लगा देती है। निश्चय भी उनको टाइटली हग करते हुए कहता है, आई एम मिसिंग यू मॉम। डिम्पल जी कहती है, मिस यू टू बेटा। तब तक वहां पर फैमिली के बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। अभी वह दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी पीछे से भारी आवाज आती है, अब सारा प्यार अपनी माँ पर ही लुटना है, ये हमारे लिए भी कुछ बचेगा। उनकी बात सुनकर नीचे उसे और देखता है तो पीछे लोअर और शर्ट पहने हुए विनय मल्हन खड़े थे, यानी कि उसके पापा। अपने पापा को देखकर निश्चय उन्हें भी गले लगाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, आपके लिए भी है, आई एम मिसिंग योर पॉप्स। विनय जी भी उसके पीठ पर हाथ से थपथपाते हुए कहते हैं, आई मिस योर टू बेटा। अब बारी थी निश्चय की छोटी बहन कियारा की। निश्चय उसे भी गले लगाकर उसके बालों को सहला लेता है। कियारा अपने दोनों भाइयों की लाडली और सबसे छोटी थी। वह सिर्फ उम्र में छोटी नहीं, लेकिन उसकी हाइट भी छोटी थी, जिसका निश्चय अक्सर मजाक उड़ाया करता था। दोनों भाई बहनों में लड़ाई भी बहुत होती थी, लेकिन इतना प्यार भी था। उसके बाद निश्चय अपने चाचा चाची के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है तो दोनों साथ में आशीर्वाद देते हैं। उसके चाचा का नाम निशांत मल्हन और उसकी चाची का नाम निशा मल्हन था।
तभी एक लड़की अचानक उसके गले लग जाती है और चिपकती हुई कहती है, कैसे हो निश्चय, कितने दिनों बाद वापस लौटे हो? तो पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। निश्चय उसे अपने आप से दूर करते हुए कहता है, लेकिन अब तो मैं सही सलामत आ गया हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह कोई और नहीं उसकी चाची की इकलौती भतीजी जो लखनऊ से यहाँ पर अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए आई है, जिसका नाम रिया मल्होत्रा है। पढ़ाई के साथ साथ इसका एक और गोल है, जो है एल्विस मल्हन से शादी करना। वह सभी लोग अभी बातें ही कर रहे थे, तभी डिम्पल जी की नज़र अचानक गौरी पर जाती है तो वह हैरानी से निश्चय से पूछती है, अरे बेटा, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? तभी उसकी चाची की भी नज़र गौरी पर जाती है तो वह अपनी भौएं चढ़ाते हुए डोंट मार कर कहती है, अरे कहीं तुम भी अपने भाई की तरह भागकर शादी करके तो नहीं आ गए? उनके मुंह से बरसों बाद ये बात सुनकर सभी लोगों का मूड बिगड़ जाता है। तभी निश्चय के चाचा जी उसे चुप करवाते हुए कहते हैं, अरे क्या बोल रही हो तुम? वक्त देखकर बोला करो, यह वक्त है ये सब बातें करने का। अरे मैं कहाँ पुरानी बातें खोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तो दोनों भाइयों की परवाह करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि छोटा भाई भी वही गलती करे जो बड़े भाई ने की थी। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कहे, पीछे से गहरी और भारी आवाज आती है, आपने कुछ कहा क्या चाची? बिना पीछे मुड़े ही निशा जी समझ जाती है कि यह आवाज किसकी है। उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह अपनी घबराहट को छुपाते हुए अपनी बात घुमाकर कहती है, अरे नहीं लिस्ट बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि यह लड़की कौन है निश्चय के साथ। आखिर कौन है यह इंग्लिश मल्हन जिससे उसकी चाची भी डरती है? एपिसोड -7। अभी निशा जी पुरानी बातों को लेकर डिम्पल जी को डांट ही मार रही थी कि तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है। उसे आवाज को सुनकर निशा जी के पसीने छूट जाते हैं। एक ही सवाल में निशा जी की बोलती बंद हो जाती है। गौरी जो उन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर घर के अंदर का नजारा देख रही थी, वह घर इतना आलीशान था कि उसकी नजर ही नहीं है रही थी उसके घर से भी बड़ा डाइनिंग हॉल। ये देखकर तो वह हैरान ही थी कि किसी का इतना बड़ा भी घर हो सकता है। तभी उसकी नज़र सामने सीढ़ियों से उतर रहे एक लड़के पर जाती है जिसकी उम्र करीबन 29-30 साल की होगी। उसने इस वक्त ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट पहन रखा था जिसकी बाजू को उसने कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था। उसका एक हाथ चलते हुए आगे पीछे हो रहा था और दूसरा हाथ उसने अपनी जेब में रखा हुआ था उसका, और इतना खतरनाक था कि अब तक चल रही बहस पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस हर तरफ शांति छाई हुई थी। वह लड़का इतना लंबा था कि जैसे जैसे वह उसके करीब आ रहा था उसे उसके चेहरे को देखने के लिए अपने चेहरे को ऊपर करना पड़ रहा था। उसे लड़के ने अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था और दाढ़ी को अच्छी तरह से सेट किया हुआ था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था सब लोग उसके लिए जगह कर रहे थे। वह लड़का आकर ठीक उसके सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे स्ट्रांग और वाले इंसान को अपने सामने देखकर वह बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन तभी वह लड़का बिना उसे कुछ कहे दूसरी तरफ मुड़ जाता है और निश्चय को अपने गले से लगा लेता है। निश्चय को गले लगाते हुए उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहता है, कैसे हो मेरे शेर, आ गई अपने भाई की याद तुम हो? निश्चय भी उसे जोर से गले लगाते हुए कहता है, मज़ा तो बहुत आया भाई, लेकिन आपकी याद भी मुझे बहुत आ रही थी। निश्चय के बड़े भाई का नाम एल्विस मल्हन था। वह निश्चय से दूर होते हुए कहता है, कोई बात नहीं, जब तक तुम वापस नहीं चले जाते हो तब तक तो हम साथ ही हैं। निश्चय मुस्कुरा देता है, फिर एल्विस अभिनव की ओर देखकर पूछता है, कौन है ये? अभिनव उसकी बात समझ जाता है कि एल्विस किसके बारे में पूछ रहा है। अभिनव उसे बताते हुए कहता है, जी मेरी दोस्त की बहन है, अभी अभी पहली बार मुंबई आई है, इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे यहाँ पर ले आता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे कोई अच्छी जगह इसके लिए मिल जाएगी मैं इसे वहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। तभी बीच में निश्चय खुश होते हुए कहता है, वैसे ही बहुत अच्छी है, इसका नाम रिद्धिमा है। तभी बीच में फिर से निशा जी कहती है, मतलब एक और गेस्ट, हमारा घर तो घर न होकर गेस्ट हाउस बन गया है, पहले किया गया यहाँ पर रहने और अब वह अपने गिफ्ट को भी हमारे घर पर रहने के लिए ले आया। वैसे रिद्धिमा तुम्हारा कोई दोस्त भी आने वाला है क्या? नहीं, मतलब अगर आने वाला है तो पहले से बता दो, हम और कमरा रेडी करवा लेते हैं तुम लोगों के लिए। निशा जी की बातें सुनकर अभिनव अपना सर झुका लेता है। अभिनव एल्विस का सेक्रेटरी होने के साथ साथ उसका दोस्त भी था। वह दोनों बचपन से एक साथ पढ़ते थे, इसलिए एल्विस ने उसे अपने पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर रख लिया और वह हमेशा अभिनव को अपने साथ रखता था, इसलिए अभिनव भी वही मल्हन मेंशन में रहता था। इससे पहले कि अभिनव कुछ एक्सप्लेन दे, बीच में है एल्विस ऊपर की ओर देखते हुए कहता है, वैसे मुझे भी लगता है मेरे घर में लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं। एल्विस की बात का मतलब वहां पर कड़ी गौरी के अलावा सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे थे। माहौल को फिर से बिगड़ा हुआ देखकर निशा जी कहती है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम्हारा ही तो घर है, तुम जितने चाहे इतने लोगों को रख सकते हो। एल्विस उनकी ओर मूव कर कहता है,
अच्छा है कि आपको याद है कि यह घर मेरा है, तो आप फिक्र मत कीजिए मेरे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं यह मैं देखा करूँगा, दूसरों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उनको मेरे घर की इतनी ही परवाह है तो वह खुद इस घर से जा सकते हैं। निशा जी अपने दांत पीसकर फर्श को घूरने लगती है, क्योंकि इसके अलावा वह कुछ और कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मलहन में इंसान मल्हार इंडस्ट्री मलहन अंपायर का मालिक एक ही था, एल्विस मलहन, जिसने अपने दम पर यह इंडस्ट्री यह अंपायर शुरू किया। निशा जी और निशांत जी दोनों अच्छे से जानते थे कि एल्विस से पंगा लेना मतलब मलहन विला से बाहर, जो वह बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर वह मलहन विला से बाहर चले गए तो वह अपने बड़े बड़े शौक कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। उनको खामोश देखकर अभिनव की ओर मुड़ता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम इसके लिए गेस्ट रूम रेडी करवा दो। इतना कहकर वह वहां से सीढ़ियां चढ़ते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ निशा जी वहां से गुस्से में अपने कमरे की ओर चली जाती है और उनके पीछे पीछे निशांत जी भी। रिया अभी गौरी को घूरते हुए वहां से चली जाती है। तभी डिम्पल जी गौरी के पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे अंदर अपने साथ ले जाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम भूल जाओ सब कुछ, मेरे साथ चलो, आज से जब तक तुम यहाँ पर हो इस घर को अपना घर ही समझो। अभिनव गौरी को डिम्पल जी के पास रहने का कहकर उसका कमरा रेडी करवाने के लिए वहां से चला जाता है। निश्चय अपने पापा के कंधे पर हाथ रख बातें करते हुए अंदर चला जाता है हाल में, और उस दोनों के साथ साथ कियारा भी चली जाती है। डिम्पल जी गौरी को अपने साथ ले जा रही थी और गौरी आसपास सब कुछ देख रही थी, तभी उसकी नज़र सीडीओ की पास वाली बालकनी से उसको घूरते हुए एल्विस पर जाती है। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही उन दोनों की आंखें मिलती है, गौरी जल्दी से अपनी आंखें झुककर डिम्पल जी के साथ वहां से चली जाती है। एल्विस डेविल स्माइल के साथ कहता है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए तो हम सब, मैं मलहन फैमिली को देख तो लिया है, लेकिन अब हम कुछ मलहन फैमिली के बारे में जान भी लेते हैं। तो पहले मलहन अंपायर का किंग और मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन एल्विस मलहन के बारे में जानते हैं। दरअसल एल्विस ने अपने दम पर मलहन अंपायर को खड़ा किया था। ना ही उसके पापा कोई बिजनेसमैन थे, ना ही उसके दादा, वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया था। उसे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं था और उसे झूठ बोलने वाले लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसे कई लोग डेविल के नाम से भी जानते थे, क्योंकि जो भी उसे धोखा देने की कोशिश करता था वह उसे सीधे यमराज के दर्शन करवाता था। अब बारी है निश्चय मलहन की, जो इस फैमिली का सबसे चुलबुला इंसान है। वह हर किसी से बात कर सकता है, फिर सामने कोई अनजान इंसान ही क्यों ना हो, या फिर यमराज। उसे बातें करना बहुत पसंद था। अगर कोई उसे करने के लिए आए तो निश्चय उनसे भी बातें कर सकता है। हो सकता है कि उसकी बातों से बोर होकर उसे मारने के लिए आए हुए लोग अपने आप को मार सकते हैं। उसने लंदन से अपनी बिजनेस की पढ़ाई की थी, लेकिन उसे घूमना फिरना बहुत पसंद है, इसीलिए एल्विस ने उसे कुछ साल दिए थे अपने लाइफ एंजॉय करने के लिए। उसके बाद उसे भी अपने भाई की कंपनी को ज्वाइन करना था। कियारा मलहन अपने दोनों भाइयों की जान और इस घर की, और मलहन अंपायर की राजकुमारी। कियारा बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी लड़की थी। इतने बड़े बिजनेसमैन की बहन होने के बावजूद उसमें किसी भी तरह का घमंड नहीं था। वह बस अपनी बुक्स में घूम रहती थी, यहाँ तक कि उसे बुक लिखना भी बहुत पसंद था। उसका आज तक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह सुंदर नहीं थी, वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसके भाई के डर की वजह से कोई भी लड़का उसके आसपास भी नहीं भटकता था। विनय मलहन और डिम्पल मल्हार ये दोनों बहुत ही सिंपल थे। उन्हें अपनी जिंदगी में शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, और अपने बच्चों की खुशियाँ, उनके लिए अपने बच्चों की खुशियाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। वह जितने अपने बच्चों की खुशियों को इम्पॉर्टेंट देते थे, उतना ही अपनी फैमिली को, इसलिए शायद वह कभी निशा जी की बातों को लेकर नाराज नहीं होती थी। अब बात रही चाचा चाची की, तो निशांत मलहन कुछ नहीं करते थे, बस पूरा दिन घर पर पड़े रहते थे। ऐसा नहीं था कि एल्विस ने उन्हें कुछ काम नहीं दिया था, लेकिन 2 साल पहले कंपनी में हुए घोटाले में उनका हाथ होने की वजह से एल्विस ने उन्हें अपनी कंपनी से ब्लैक लिस्ट कर दिया था, इसलिए अब वह पूरा दिन वेले बैठे रहते थे। निशा मल्हार, इनका बस एक ही गोल था, या तो एल्विस से उसका पूरा मलहन अंपायर हड़प लेना, या फिर अपनी भतीजी रिया की शादी एल्विस से करना है। लेकिन अब तक कई कोशिशें के बाद भी दोनों में से एक भी गोल उनका पूरा नहीं हुआ था। इन सालों में एक वक्त ऐसा आया था जब उन्हें लगा था कि अब शायद एल्विस रिया से शादी कर लेगा, लेकिन डिम्पल जी की वजह से उनका ये सपना भी पूरा नहीं हो सका। खैर छोड़िए, देखते हैं आगे उनका ये सपना पूरा होता है या नहीं। तब तक हम रिया के बारे में तो जान लेते हैं। तो रिया मल्होत्रा निशा जी के इकलौते भाई की बेटी, जो बचपन से उनके ही नक्शे कदम पर चल रही है, मतलब कि उसकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। उसे बस किसी भी तरह एल्विस से शादी करनी है, जो उसे बिल्कुल भाव नहीं देता। रिया फॉरेन कल्चर को रिप्रेजेंट करती थी। उसको इंडियन वेयर में देखना मतलब सूरज को रात में उगता हुआ देखने के समान है।
कहने को तो वो लखनऊ से यहाँ पर अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पर आकर उसने पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया है। हर रोज सबके सामने अच्छे बनने का नाटक करने वाली रिया रात को हमेशा छुपकर अपने दोस्तों के साथ बार में चली जाती है। शाम का वक्त गौरी यानी कि इस घर के लिए रिद्धिमा अपने कमरे में बैठकर अपने कपड़े अनपैक कर रही थी, तभी वहां पर अभिनव आता है और उससे पूछता है, तुमने अपना नाम गलत क्यों बताया? तुम जानती हो अगर एल्विस को पता चला कि तुमने सबको झूठ कहा है वह तुम्हारी क्या हालत करेगा। उसकी बात सुनकर गौरी थोड़ी परेशान होकर कहती है, लेकिन अगर मोंटू को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ और अगर वह मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया तो वह मुझे जबरदस्ती अपने साथ वापस ले जाएगा, इसलिए मैंने अपना नाम छुपाया। अभिनव अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई बुरी इंटेंशन नहीं है, लेकिन तुम एल्विस को नहीं जानती। अगर उसे थोड़ा सा भी तुम पर शक हो गया तो वह तुम्हारा जन्म से लेकर अब तक की सारी कुंडली निकाल देगा और पता नहीं तुम्हारा झूठा के बारे में जानकर वह क्या करेगा। गौरी अभिनव को बैग पर बिठाकर पानी देते हुए शांति से कहती है, पहली बात मैं मुंबई के लिए अब रिद्धिमा हूँ, इसलिए मुझे रिद्धिमा ही बुलाओ प्लीज, वरना कोई सुन लेगा तो सबको पता चल जाएगा। और दूसरी बात कि हमने कहाँ ज्यादा वक्त यहाँ पर रहना है, अगर कल ही कोई अच्छी जगह मिल गई तो मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगी और फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, फिर उसे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम असली क्या है। उसकी बात सुनकर अभिनव को भी थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि अगर उसे जल्द से जल्द कोई अच्छी जगह मिली तो वह उसे वहां पर शिफ्ट कर सकता है और फिर सारा मामला शांत। क्या सच में गौरी और एल्विस के रास्ते अलग हो जाएंगे? क्या मोंटू उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे मुंबई आएगा? एपिसोड -8। अभी वह दोनों बातें कर रहे थे कि तभी गौरी की बात सुनकर अभिनव कहता है, ठीक है आज से मैं तुम्हें रिद्धिमा ही कहूंगा, अब यहाँ पर कोई गौरी बनारस से आई ही नहीं है, ये तय रहा। कैसे है तुम? अपनी माँ को याद कर रही थी। अभिनव रिद्धिमा के हाथ में उसकी माँ की फोटो को देखकर कहना है। उसकी बात सुनकर रिद्धिमा कहती है, हाँ पहली बार उन्हें अकेला छोड़कर आए हो, पता नहीं क्या कर रही होगी इस वक्त, अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि मैं घर छोड़कर भाग चुकी हूँ। अभिनव खड़ा होकर उसके बाल में हाथ फेरकर एक बड़े भाई की तरह कहता है, फिक्र मत करो, कुछ वक्त दो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। रिद्धिमा बस मुस्कुरा देती है और अभिनव वहां से चला जाता है। कुछ वक्त बाद जब रिद्धिमा फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर सिंपल व्हाइट सलवार सूट पहनकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, किसी ने उसके डोर को नॉक किया। रिद्धिमा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने कियारा मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसे देखकर रिद्धिमा मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाते हुए कहती है, अरे आप अंदर आए ये ना। कियारा अंदर आते हुए रिद्धिमा से कहती है, पहली बात तुम मुझे आप बुलाने बंद करो, क्योंकि मैं तुमसे छोटी हूँ और वैसे भी मेरी कोई दोस्त नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर में ही कोई अच्छी सी दोस्त बना लूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी दोस्त बनाने के बारे में सोचा है। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे ही इतनी प्यारी दोस्त हमारी एक भी नहीं है, अगर तुम मेरी दोस्त बन जाती हो तो तुम मेरी मुंबई की पहली दोस्त होगी। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, मतलब मैं दोस्त नहीं हूँ तुम्हारा? अरे तुम तो बड़ी ही बदतमीज हो, इतनी जल्दी अपने दोस्त को भुला दिया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे निश्चय कमरे के गेट पर खड़ा अपना मुंह बनाकर दोनों को देख रहा था। निश्चय को देखकर रिद्धिमा मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन हम तो लड़की के बारे में बात कर रहे थे कि यह हमारी पहली लड़की दोस्त होगी, अगर आप लड़की है तो बता दीजिए। अरे नहीं नहीं, हम तो मर्द हैं। निश्चय अपने बालों में हाथ फिरते हुए एटीट्यूड में कहता है तो दोनों लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती है। तभी रिद्धिमा निश्चय से कहती है, और वैसे भी आपके पास लड़कियों की कहाँ पर कमी है? आप ही तो कह रहे थे कि लड़कियां आपसे दोस्ती करने के लिए मरी जाती है, और एक को तो हमने देख भी लिया आते हैं। रिया के बारे में सुनकर निश्चय मुंह बनाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या? वह मेरी दोस्त कभी नहीं हो सकती। कियारा कहती है, वह दोस्त मटेरियल नहीं बल्कि नागिन मटेरियल है। मतलब? रिद्धिमा हैरानी में पूछती है। तभी निश्चय उन दोनों से कहता है, अभी उसे नागिन की बातें छोड़ो और जल्दी से खाने के लिए चलो, वरना आज भी हर बार की तरह डांट सुनने को मिलेगी भाई से। उसकी बात को सुनकर कियारा रिद्धिमा के साथ वहां से जाने लगती है तो निश्चय भी जल्दी जल्दी से उन दोनों के पीछे चला जाता है। वह लोग जब डाइनिंग टेबल के पास पहुंचते हैं तो सभी लोग उन तीनों का इंतजार कर रहे थे। एल्विस अपनी मेन चेयर पर बैठकर उन लोगों को ही देखे जा रहा था। एल्विस को अपनी तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर रिद्धिमा अपना सर झुका लेती है। उसे अभी भी वही खड़ा देखकर निश्चय अपने पास वाली चेयर खींचकर उसे बैठने का इशारा करता है तो रिद्धिमा जाकर वहां पर बैठ जाती है। उसके बाद निश्चय अपनी जगह पर बैठ जाता है। सबके बैठ जाने के बाद डिम्पल जी स्टाफ को खाना सबको देने का इशारा करती है तो स्टाफ अपने हाथों से सबको खाना देने लगती है। रिद्धिमा वहां की सफाई देखकर हैरान थी।
उनका घर तो बहुत साफ था, यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल भी, लेकिन वह लोग इतने हाइजीनिक थे कि उनके स्टाफ जो सबको खाना दे रही थी उसके दोनों हाथों में भी ग्लव्स पहने हुए थे और बालों को अच्छे से कर रखा था। उन सब ने एक जैसा ब्लैक ड्रेस कोड पहन रखा था जिसमें लड़कों ने ब्लैक पैंट शर्ट और लड़कियों ने ब्लैक साड़ी पहन रखी थी। यहाँ तक कि उन सब के कपड़ों पर उनका नाम भी लिखा हुआ था एक तख्ती पर छोटी सी। वह औरत सबको खाना देकर साइड में अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ी हो जाती है और फिर एल्विस के खाना खाने के बाद सब लोग अपना खाना खाना शुरू करते हैं। रिद्धिमा के सामने इतना सारा खाना देखकर वह समझ ही नहीं पा रही थी कि पहले उसे क्या खाना चाहिए, लेकिन फिर वह छोले भटूरे से खाना खाना शुरू करती है। वह ऐसे खाना खा रही थी जैसे 2-3 दिनों से भूखी हो। उसे इस तरह खाना खाता हुआ देखकर सभी लोग खाना खाना बंद कर उसे ही देख रहे थे। जैसे ही उसकी नज़र सब पर जाती है तो वह रुक जाती है, उसे अपनी गलती समझ में आती है और वह धीरे से कहती है, मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन अब मैं ठीक से खाऊंगी, सॉरी। सभी लोग बिना कुछ कहे खाना खाने लगते हैं। तभी निश्चय धीरे से उसकी ओर झुककर कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम खाना खाओ, अगर तुम्हें और खाना खाना है तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर आऊँगा, हम मिलकर पिज्ज़ा पार्टी करेंगे। रिद्धिमा जो भी ऑकवर्डली सबकी ओर देख रही थी निश्चय की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, लेकिन कोई और उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देख रहा था और वह कोई नहीं एल्विस था। वह दोनों इस बात से अनजान बस अपनी बातों से हल्का सा मुस्कुराए जा रहे थे। खाना खत्म होने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अभिनव कुछ काम की वजह से आज पूरी रात ऑफिस में रहने वाला था, इसलिए रिद्धिमा अकेली गार्डन में एक बेंच पर बैठकर खुले आसमान को देखे जा रही थी। वह अपने आज के दिन के बारे में सोच रही थी। आज का उसका दिन बहुत ही स्ट्रेंज था, जिसमें वह कई ऐसे लोगों से मिली जिन्हें वह पहले कभी नहीं मिली थी। कुछ लोगों ने उसे दिल से अपनाया तो किसी ने चलो छोड़ो। रिद्धिमा वहां पर बैठकर मुस्कुराकर खूबसूरत चांद को देख रही थी। तभी उसके कानों में एल्विस की आवाज आती है, लगता है अभी तक तुम्हारा पेट भर नहीं है। उसकी आवाज सुनकर रिद्धिमा ने पीछे मुड़कर देखा तो इस बेंच का सहारा लेकर एल्विस हाथ फोल्ड करके खड़ा था। रिद्धिमा हड़बड़ते हुए कहती है, मतलब मुझे लगा है तुम्हारा पेट चांद को खाकर ही भरेगा, इसलिए तो ऐसे घूर घूर के देख रही हो उसे। एल्विस बिना उसे देख कहता है। रिद्धिमा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और जल्दबाजी में कहती है, नहीं, वह मैं अकेली बोर हो रही थी इसलिए कुछ देर यहाँ पर चली आई। एल्विस वैसे ही उसकी ओर मुड़ता है और उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है, क्या ये चांद तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट का काम करता है जो तुम बोर होने पर यहाँ चली आई? रिद्धिमा थोड़ी हिम्मत करके कहती है, जरूरी नहीं हर बार बोर होने पर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, कई बार शांति और खामोशी वह काम करती है जो एंटरटेनमेंट कभी नहीं कर सकता। एल्विस उसकी ओर आते हुए अपनी पेंट की जेब में दोनों हाथ डाल देता है और कहता है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप ज्ञान देने का काम भी करती है। रिद्धिमा उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है, फिर वहां से जाते हुए कहती है, मुझे ठंड लग रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर रिद्धिमा बिना एल्विस की बात सुन वहां से भाग जाती है। उसे इस तरह से भागते हुए जाता हुआ देखकर एल्विस मुस्कुरा देता है और कहता है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वह वही खड़ा आसमान के चांद को देखने लगता है तो दूसरी तरफ अपनी बालकनी में खड़ी डिम्पल जी विनय जी से कहती है, देखा आपने कैसे हमारा एल्विस रिद्धिमा को देखकर मुस्कुरा रहा था, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? विनय जी वापस अपने बेड पर लेटते हुए कहते हैं, तुम्हें हर चीज में मतलब ढूंढती रहती है, वह दोनों सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे थे, उसमें क्या मतलब निकालू है? डिम्पल जी उनके पास बेड पर बैठते हुए एक साइड होकर कहती है, इसका मतलब यह वही लड़की है जो हमारे एल्विस को पहले जैसा बना सकती है, जो फिर से उसे मुस्कुराना सिखा सकती है। मुझे पक्का यकीन है अपने महादेव पर, उन्होंने ही रिद्धिमा को हमारी जिंदगी में भेजा है ताकि वह एल्विस के दर्द को कम कर सके, उसे मुस्कुराता हुआ फिर से कर सके। विनय जी लेटते हुए कहते हैं, चलो ये तो अच्छी बात है, अब देखते हैं तुम्हारी बात सच होती है या नहीं। डिम्पल जी महादेव को प्रार्थना करते हुए कहती है, हे महादेव प्लीज इन दोनों की जोड़ी बना दीजिए, मैं 16 सोमवार उपवास रखूंगी। दूसरी तरफ गार्डन में खड़ा एल्विस आसमान में देखकर सोच रहा था, तेरी खामोशी में तेरा दर्द दिखाई देता है, लगता है तू भी किसी का सताया हुआ है। दूसरी तरफ रिद्धिमा अपने बेड पर बैठकर अपनी माँ की फोटो को हाथ में लिए रोए जा रही थी। वह जानती थी कि उसकी माँ के लिए वहां पर सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया होगा। उसके घर से भाग जाने की खबर सुनकर उसके ऊपर बहुत सारी अत्याचार होंगे, इसीलिए वह अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब वह मुंबई में थी और उसकी माँ बनारस में। और सबसे बुरी बात तो यह थी कि जब उसने अपनी बैग से उसका फ़ोन निकाला तो उसके फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, जैसे किसी चीज़ से टकराने की वजह से हुई हो। वह अब फ़ोन करके उनका हाल चाल भी नहीं पूछ सकती थी। वैसे भी रेहान ने कहा था कि जब तक वह सामने से फ़ोन न करे उसे अपने फ़ोन से उसे कॉल नहीं करना है, इसलिए वह चाहकर भी फ़ोन से अपनी माँ का हाल नहीं जान सकती थी।
दूसरे दिन सुबह रिद्धिमा जैसे बनारस में सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बना दी थी, वैसे ही आज सुबह सुबह वह किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। स्टाफ के मना करने के बाद भी उसने सबके लिए गाजर का हलवा बनाया था। जब सब लोग नाश्ते की टेबल पर आए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही अच्छी गाजर के हलवे की खुशबू आ रही थी। करिश्मा खुश होते हुए कहती है, अरे वह लगता है किसी ने बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाया है, मैं तो आज सारा खा जाऊंगी, खुशबू इतनी मजेदार है तो सोचो निश्चय भैया खाना कैसा होगा। दोनों जल्दी से जाकर ढक्कन हटाकर एक एक कर गाजर के हलवे को ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नज़र रिद्धिमा के हाथ में पड़े हुए छोटे से कटोरे पर जाती है। निश्चय उसके पास जाकर उसे लेने लगता है तो रिद्धिमा मना करते हुए कहती है, आप अपनी जगह पर बैठ जाए, मैं खुद आप सबको आज मेरे हाथ का बना गाजर का हलवा खिलाऊंगी। मेरी माँ कहती है कि मैं बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सोचने की जरूरत क्या है रिद्धिमा, और आज तक घर का कोई भी मेंबर कभी भी किचन में नहीं गया और तुम बिन घर वालों की इजाजत की किचन में जाकर गाजर का हलवा बना कर ले आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। रिया अपने दांत पीसते हुए कहती है, वह ऐसे कह रही थी जैसे खुद उस घर की मालकिन हो। टिकल जी रिद्धिमा के पास आते हुए प्यार से कहती है, बेटा तुम्हें तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी, स्टाफ से कह देती वह बना देते। सॉरी आंटी, मैं तो ऐसे ही सबके लिए बना दिया, रिद्धिमा कहती है। सीढ़ियों से उतरते हुए एल्विस अपने कोट को पहनते हुए है डाइनिंग टेबल की ओर आता है। तभी जैसे कई सारे सितारों में उसने एक चांद को देखा हो, वैसे उसकी नज़र रिद्धिमा पर पड़ती है जिसने लाल सलवार सूट पहन रखा था और उसके ऊपर पंजाबी रंग बिरंगी दुपट्टा ले रखा था। गीले होने की वजह से उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। एक बकल के सहारे शायद रिद्धिमा मंदिर होकर आई थी, इसलिए उसने कुमकुम का छोटा सा तिलक भी किया हुआ था। मेकअप के नाम पर आंखों में हल्की सी काजल और हल्का सा लिप बाम लगाए रिद्धिमा गजब की सुंदर लग रही थी। उसने एकदम छोटी छोटी बूंदें अपने कानों में पहन रखी थी। एल्विस एक पल को उसे देखा ही रह जाता है, ऐसी सादगी उसने पहली बार देखी थी। एल्विस को वहां पर आता हुआ देखकर रिया भागकर एल्विस के पास जाती है और उसे भड़काने की कोशिश करते हुए कहती है, देखो ना एल्विस, कल की आई हुई है लड़की बिना तुम्हारी इजाजत के बिना किचन में हलवा बनाने के लिए चली गई। क्या रिएक्शन होगा एल्विस का, क्या सच में रिद्धिमा ने बिना इसकी इजाजत के किचन में जाकर नाश्ता बनाने इतनी बड़ी गलती कर दी है। एपिसोड 9। रिया एल्विस को भड़काने की कोशिश करते हुए कहती है कि रिद्धिमा बिना उसकी इजाजत के किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। बीच में निशा जी भी कहती है, सही कह रही है रिया, भला हमारे घर में सैफ की कमी हो गई है जो मेहमान आकर खाना बनाने लगेंगे। कियारा रिद्धिमा को बचाने की कोशिश करते हुए कहती है, भाई रिद्धिमा को पता नहीं था कि हमारा फैमिली मेंबर कभी खाना नहीं बनाता, अगली बार से वह ध्यान रखेगी, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। तभी एल्विस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और रिद्धिमा की ओर देखकर कहता है, हलवा सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है या सबको खिलाना भी है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, यहाँ तक कि रिद्धिमा भी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अरे रिद्धिमा ने खुद जाकर किचन में खाना बनाया है और एल्विस उसे कुछ नहीं कह रहा। सभी लोग एल्विस के कहने का मतलब समझ जाते हैं कि वह इस चीज़ पर कुछ नहीं कहना चाहता और इस बात को यहीं खत्म करना है। सभी लोग अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। रिया गुस्से से रिद्धिमा की ओर देखती है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। वह ये बात कैसे सह सकती थी कि वह बरसों से इस विला में एल्विस के साथ रह रही है, फिर भी उसने कभी उसके नियमों को तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस कल की आई लड़की ने उसका नियम भी तोड़ा और एल्विस में उसे एक शब्द तक नहीं कहा। रिद्धिमा स्टाफ के हाथ में हल्के का बाउल देकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। स्टॉप सबको हलवा देने लगता है, सभी लोग एक एक कर हलवा चाखने लगते हैं। रिद्धिमा बेचैनी से सबकी ओर देख रही थी, यह जानने के लिए कि उन सबको हलवा कैसा लग। हलवा खाते ही कियारा और निश्चय एक साथ कहते हैं, अमेजिंग, इससे स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया, मुझे और चाहिए। एक एक कर सभी लोग उसके हलवे की तारीफ करते हैं। रिद्धिमा एल्विस की ओर देखती है तो एल्विस बस इतना कहता है, नाइस। रिद्धिमा मुस्कुरा देती है और फिर कियारा और निश्चय को खाना देती है। फिर रिद्धिमा भी खाना खाने के लिए बैठ जाती है। सभी लोग साथ में खाना ही खा रहे थे, तभी रिया रिद्धिमा की ओर देखकर पूछती है, वैसे तुम बता रही थी कि तुम यहाँ पर नौकरी के लिए आए हो, तो तुम बता सकती हो कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है, आई मीन तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। रिया का प्रश्न कॉमन था, इसलिए सभी लोग रिद्धिमा की ओर देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन रिद्धिमा कैसे बताए कि उसने 12वीं तक ही पढ़ाई की है, और वैसे भी आज के ज़माने में नौकरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन तो ज़रूरी होता है, लेकिन उसने तो कॉलेज का सी भी नहीं पढ़ा था। रिद्धिमा को कुछ ना बोलता हुआ देखकर निशा जी कहती है, क्या हुआ रिद्धिमा, बताओ तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है, क्योंकि हमारी भी बहुत बड़ी कंपनी है, अगर तुमने अच्छी पढ़ाई की होगी तो शायद एल्विस तुम्हें अपनी ही कंपनी में नौकरी दे दे। क्यों एल्विस, सही कह रही हूँ ना मैं।
लेकिन एल्विस बिना उनकी बात का जवाब दिए रिद्धिमा की ओर देखकर भारी आवाज में बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, बताओ तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। रिद्धिमा को घबराया हुआ देखकर कियारा उसका हाथ पकड़ धीरे से कहती है, क्या हुआ रिद्धिमा भैया कुछ बोल रहे हैं, बताओ ना, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी स्टडी की क्वालिफिकेशन बताओ ताकि भैया शायद तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे दे और तुम्हें नौकरी के लिए इधर उधर भटकना करना पड़े। रिद्धिमा बिना किसी की ओर देखे धीरे से कहती है, मैं 12वीं तक पढ़ाई की है। ये सुनकर रिया रिद्धिमा का मजाक उड़ाते हुए कहती है, वो तुमने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है, इससे ज़्यादा क्वालिफाइड तो हमारे घर की मेड है। रिद्धिमा बिना कोई जवाब दिए चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। तभी अभिनव अपने हाथ में फाइल लेकर रिद्धिमा के पास आता है और खुश होते हुए कहता है, तुम्हें अब अपनी नौकरी के लिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने एक दोस्त से तुम्हारे लिए बात की है, उसने कहा है कि उसके रेस्टोरेंट में वह तुम्हें नौकरी दे सकता है। तो फिर से रिया हंसते हुए रिद्धिमा की ओर देखकर कहती है, वैसे तुम्हारे लिए ये जॉब बहुत अच्छी है क्योंकि इससे अच्छी जॉब तुम्हें मिल भी नहीं सकती इतनी क्वालिफिकेशन के साथ। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि रिया ऐसा क्यों कह रही है क्योंकि वह अभी आया था, लेकिन निश्चय रिद्धिमा की साइड लेते हुए रिया से कहता है, तुम्हें किसी के क्वालिफिकेशन को लेकर उसका मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो उसने तो 12वीं तक ही पढ़ाई की है, लेकिन तुम तो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में होना, तो तुम्हें तो इससे अच्छी जॉब मिल सकती है, तो तुम जॉब करके यहाँ से दूसरी जगह रहने क्यों नहीं चली जाती अगर तुम इतनी ही क्वालिफाइड हो तो। निश्चय की बात सुनकर रिया की बोलती बंद हो जाती है। तभी निशा जी निश्चय को डांटते हुए कहती है, निश्चय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की, तुम कल की आई लड़की की वजह से मेरी भतीजी से ऐसे बात नहीं कर सकते। तभी एल्विस निशा जी की ओर देखकर कहता है, तो आप अपनी भतीजी को समझ क्यों नहीं देती कि वह आपकी भतीजी बनकर ही रहे, इस घर की मालकिन बनने की कोशिश ना करें। एल्विस की बात सुनकर निशा जी की भी बोलती बंद हो जाती है, वह अपने दांत पीसकर वहीं बैठी रहती हैं। तभी डिम्पल जी माहौल को हल्का करते हुए कहती है, चलो बातें तो बाद में भी होती रहेगी, सब लोग पहले चुपचाप खाना खा लो। उनकी बात सुनकर सभी लोग शांति से खाना खाने लगते हैं। खाना खत्म होने के बाद रिद्धिमा अभिनव के साथ उसके कमरे की ओर चली जाती है और बाकी सब अपने अपने काम पर एल्विस जाती हुई रिद्धिमा की ओर ही देख रहा था। उसके बाद वह ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रिद्धिमा और अभिनव कमरे में आते हैं। तभी रिद्धिमा खुश होते हुए अभिनव से कहती है, क्या सच में आपने हमारे लिए नौकरी ढूंढ ली है। अभिनव कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे नौकरी के लिए बात कर ली है और तुम कल से नौकरी के लिए भी जा सकती हो, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, लेकिन पहले ये बताओ वह रिया तुम्हें बार बार क्वालिफिकेशन को लेकर ताने क्यों दे रही थी। रिद्धिमा उसे बात को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहती थी, इसलिए वह ऊपर से कहती है, कुछ नहीं, उन्होंने हमें हमारी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा था और हमने हमारी पढ़ाई के बारे में बताया, इसीलिए शायद उनको हमारी पढ़ाई कम लगी होगी, लेकिन ये सब छोड़िए, आप भैया को बता दीजिएगा कि हमें नौकरी मिल गई है और हम जल्द से जल्द अपनी माँ को अपने साथ मुंबई लेंगे। अभिनव कहता है, हाँ वह मैं बता दूंगा, अब मैं चलता हूँ, मुझे एल्विश के साथ ऑफिस भी जाना है। इतना कहकर अभिनव कमरे से बाहर निकल जाता है और रिद्धिमा खुशी के मारे वही बिस्तर पर बैठ जाती है। उसने सोचा नहीं था कि इतनी कम पढ़ाई के बावजूद उसे इतने बड़े शहर में इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। वैसे उसे अभी पता नहीं था कि आखिर उसे किस चीज़ की नौकरी मिली है, वह तो उसे कल ही पता चलेगा, लेकिन वह खुश है कि उसे नौकरी मिल गई। दूसरी तरफ कुछ ही देर में एल्विस ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आ जाता है, जहां पर अभिनव पहले से उसका इंतजार कर रहा था। फिर दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। करीबन 1 घंटे बाद एक बड़ी सी 20 मंजिला बिल्डिंग जो पूरी तरीके से कांच की बनी हुई लग रही थी, बाहर से उसके सामने एक ब्लैक जैगुआर आकर रुकती है। उसमें से अभिनव और एल्विस बाहर आते हैं। उसे बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अक्षर से भी लिखा हुआ था, जिसका मतलब था मल्हन इंडस्ट्री। दोनों साथ में बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब तक बिल्डिंग में जितना भी शोर था सारा जैसे धुएं की तरह उड़ गया, क्योंकि उसे बिल्डिंग का खड़ूस बॉस वहां पर आ गया था। जैसे जैसे एल्विस बिल्डिंग के अंदर जा रहा था, जैसे ही सब लोग सर झुकाकर उसे ग्रेट कर रहे थे, एल्विस बिना किसी की ओर देखे सीधे लिफ्ट के अंदर चला जाता है। अभिनव के साथ लिफ्ट के बंद होते ही अभिनव 20 नंबर का बटन दबा देता है और लिफ्ट ऊपर की ओर चलने लगती है। दरअसल एल्विस का ऑफिस टॉप फ्लोर पर था, इसलिए वह लोग वहां पर जा रहे थे। एल्विस का जैसा बिहेवियर घर में था वैसा ही ऑफिस में भी था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कोई उसका एम्प्लॉय काम के वक्त अपना टाइम वेस्ट करे। अगर कोई उसके सामने फालतू में गप्पे लड़ाते हुए या अपना वक्त बर्बाद करते हुए दिखाई देता है तो वह सीधे उसे फायर कर देता है। और मल्हन इंडस्ट्री से फायर होने का मतलब एक ही है कि उसके बाद मुंबई में किसी भी बड़ी कंपनी में उसे काम मिलने के 99% चांसेस खत्म हो जाते हैं।
इसीलिए ही एल्विश के आते ही कोई काम के अलावा ज़्यादा बात नहीं करता और सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करते हैं। शायद इन्हीं नियमों के कारण आज मलहन इंडस्ट्री मुंबई की टॉप कंपनियों में गिनी जाती है और इसका सारा श्रेय एक ही इंसान को जाता है, एल्विस को, जिसने अपनी जिंदगी की खुशियां, सुख, शांति सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी कंपनी की कामयाबी खरीदी है। कुछ ही वक्त में उनकी लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है। 20वीं मंजिल पर सिर्फ एल्विस का पर्सनल ऑफिस और उसके कुछ जरूरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ही थे। वहां पर बहुत ही गंभीर शांति छाई हुई थी क्योंकि एल्विस को शोर पसंद नहीं है और यह बात वहां पर बैठा हर इंसान जानता है। एल्विस और अभिनव ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। अंदर से ऑलवेज का ऑफिस बहुत ही बड़ा था, उसे मलिक का आधा से ज्यादा है हिस्सा एल्विस के ऑफिस में ही था। सामने एक बड़ा सा टेबल और चेयर रखी हुई थी जो एल्विस की थी। उसके पीछे एल्विस के कुछ अवार्ड लगाए हुए थे। उसके ऑफिस की हर दीवार नीले रंग से पेंट की हुई थी क्योंकि उसे नीला रंग बहुत पसंद था। उसे ऑफिस में एक छोटी सी लाइब्रेरी, उसका पर्सनल बेडरूम, वॉशरूम और एक वेटिंग रूम भी था। एल्विस अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है तो अभिनव उसे आज का शेड्यूल बताने लगता है। एल्विस को सारी मीटिंग्स के बारे में बताने के बाद अभिनव वहां से जाने लगता है। तभी एल्विस कुछ सोचते हुए उसे पीछे से रोककर कहता है, तुम्हें लगता है कि उसे रेस्टोरेंट में काम करना चाहिए? अभिनव को कुछ समझ नहीं आता कि एल्विस आखिर किस बारे में बात कर रहा है। वह सवाल या नजरों से एल्विस की ओर देखकर पूछता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? एल्विस बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, क्या रिद्धिमा को रेस्टोरेंट में काम करने भेजना सही होगा? अभिनव कुछ सोचते हुए एल्विस की ओर देखकर पूछता है, मुझे लगा था कि तुमने तो वह बात सुनी भी नहीं होगी। वैसे ही उसकी पढ़ाई सिर्फ 12वीं तक ही हो पाई है, इसलिए किसी भी कंपनी में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसके लिए रेस्टोरेंट में बात कर लूँ, और वैसे भी उस रेस्टोरेंट का मालिक मेरा दोस्त है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्विस सिर्फ कहता है और फिर अपने सामने रखी फाइल को देखने लगता है। अभिनव वहां से बाहर निकल जाता है क्योंकि आज फॉरेन से कुछ क्लाइंट आने वाले थे और उसे उन लोगों को अटेंड भी करना था। अभिनव के वहां से जाने के बाद एल्विस कुछ सोचने लगता है। जो इंसान कभी किसी लड़की के बारे में नहीं सोचता, आखिर क्यों वह बार बार रिद्धिमा के बारे में सोच रहा है? आखिर कैसी रहेगी रिद्धिमा की रेस्टोरेंट में जॉब? क्या वह जो सोच रही है वैसा हो पाएगा? एपिसोड 10। अभिनव के वहां से जाने के बाद एल्विस कुछ सोचने लगता है। शाम का वक्त, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खत्म होने के बाद कियारा और रिद्धिमा ने मिलकर नौकर से सारा काम खत्म करवा दिया। कल कॉलेज में प्रेजेंटेशन होने की वजह से कियारा काम खत्म होने के बाद अपने कमरे में चली गई। रिद्धिमा हर बार की तरह बगीचे में राखी बेंच पर जाकर बैठ जाती है और चांद को देखने लगती है। तभी पीछे से किसी की भारी आवाज आती है, तुम्हें चांद को देखना बहुत पसंद है लगता है। लेकिन रिद्धिमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि अब उसे इस आवाज की आदत पड़ गई थी। रिद्धिमा बिना एल्विस की ओर देखे कहती है, हर कोई खूबसूरती को चांद के साथ कंपैरिजन करता है, जबकि चांद में भी दाग है, लेकिन वही लोग खूबसूरती में लगे दाग को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एल्विस अपने दोनों हाथों को जेब में डालते हुए गहरी सांस लेकर कहता है, क्योंकि आजकल के लोगों को हर चीज परफेक्ट चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे परफेक्ट कहा जाए, और किसी में कोई ना कोई बुराई या कोई ना कोई खामी जरूर होती है। रिद्धिमा अपनी जगह से खड़ी होकर एल्विस की ओर मुड़ते हुए कहती है, जैसे आपका गुस्सा आपकी बुरी आदत है। एल्विस धीरे धीरे उसके पास जाता है और अचानक उसकी कमर को पकड़ उसे अपने एकदम करीब करते हुए उसके काले घने बाल जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, उन बालों को ठीक करते हुए कहता है, दोबारा मत कहना वरना जान ले लूंगा। इतना कहकर वह वहां से बिना पीछे मुंडे चला जाता है और रिद्धिमा हैरान सी वहीं पर खड़ी थी। उसे तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। वह जाते हुए एल्विस को देखकर अपने आप में कहते हैं, कैसा आदमी है, समझ में ही नहीं आता कब गुस्सा होता है और कब शांत, हर वक्त भगवान शिव के रुद्र अवतार में रहता है। रिद्धिमा वहीं बैठकर अपने आप में बातें कर रही थी, तभी कोई दीवार कूदकर गिरता है। किसी के कदमों की आवाज सुनकर रिद्धिमा पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। इससे पहले कि वह गोली रिद्धिमा को छू ले, सामने से दो ब्लैक गार्डन जिन्होंने पूरे ब्लैक कपड़े पहन रखे थे और उनके हाथ में 1 गन थी, वह गोलियां चलाते हुए रिद्धिमा के सामने से गुजरते हैं और उस आदमी को वहीं पर मार देते हैं। उन दो गार्ड में से एक बॉडी गार्ड पीछे मुड़कर रिद्धिमा से कहता है, मैम प्लीज आप अंदर जाइए, यहाँ पर खतरा है। रिद्धिमा बहुत डर गई थी। उसकी आंखों के सामने एक आदमी को गोलियां चलाकर मार दिया गया था। वह डर के मारे बिना पीछे मुड़े वहां से भाग जाती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। दूसरी तरफ एक गार्ड एल्विस को कॉल लगाता है और कहता है, बॉस हमला हो रहा है, हमने एक आदमी को मार गिराया है, लेकिन लगता है और भी कई सारे हैं। जल्दी से एल्विस अपने बेड पर से खड़ा होकर एक दीवार की ओर जाते हुए कहता है,
सारे ब्लैकगार्ड को इन्फॉर्म कर दो, एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए, मुझे सिर्फ एक आदमी जिंदा चाहिए, बाकी सबको मार देना है। इतना कहकर वह फोन रख देता है और उसके सामने की पेंटिंग को साइड कर देता है तो वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा था। उस दरवाजे में जैसे ही एल्विश ने अपने फिंगरप्रिंट रखे वह दरवाजा धीरे से खुल जाता है। जैसे ही एल्विश उस कमरे के अंदर चला जाता है तो उसके आसपास हर तरह की गन रखी हुई थी। वहां पर हर तरह का सामान था जिससे जंग तक लड़ी जा सकती थी। वहां से वह अपने लिए गन लेकर दरवाजा बंद कर कमरे से बाहर निकल जाता है। अब तक पूरे घर में पता चल चुका था कि घर पर हमला हुआ है। निश्चय भी अपने कमरे से अपनी गन लेकर हॉल में आ चुका था। हर तरफ ब्लैकगार्ड फैलाए हुए थे लेकिन आदमी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दुश्मन के आदमी हर तरफ फैल चुकी थी। निश्चय और एल्विस मिलकर सारे आदमियों को मौत के घाट उतार रहे थे। उनके सामने जो भी आ रहा था उसे गोली मारकर मार दिया जा रहा था। हर तरफ लाशें बिछी हुई थी लेकिन आदमी अभी भी दीवारें कूदकर अंदर आ रहे थे। अब तक ऑफिस रूम में बैठकर काम कर रहे हैं अभिनव को भी पता चल चुका था कि विल पर हमला हो चुका है। वह जल्दी से कमरे से बाहर आता है और पेट के पीछे छुपी हुई गन को निकालकर वह भी शूट करने लगता है। गोलियों की आवाज इतनी ज्यादा थी कि डर के मारे रिद्धिमा एक कोने में जाकर बैठ गई थी। एल्विस अपने दोनों हाथों में गन पकड़कर दुश्मनों पर गोलियां चला रहा था। तभी गोली चलाते हुए एल्विस अभिनव से कहता है, विला का गेट क्यों बंद है? अभिनव कहता है, लगता है उन लोगों ने बाहर से बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि उन्हें लग रहा है कि हम लोग दरवाजे से बाहर भाग जाओगे। मुझे सुनकर एल्विस, निश्चय और अभिनव तीनों हंसने लगते हैं। 1 घंटे बाद दुश्मन के 7 आदमी फर्श पर गिरे हुए थे और एक आदमी को अभिनव और निश्चय ने पकड़ रखा था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वह अपनी जगह पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा। गोलियों की आवाज बंद हो चुकी थी इसलिए घर के बाकी सभी लोग अपने कमरों से हॉल में आ चुके थे। रिद्धिमा भी डरते हुए वहां पर एक कोने पर खड़ी थी। घर के सभी लोग वहां पर खड़े थे जहां पर बहुत सारे आदमियों की लाशें गिरी हुई थी। घर के बाकी सारे मेंबर के लिए यह नॉर्मल बात थी लेकिन रिद्धिमा के लिए नहीं। उसने पहली बार इतनी सारी लाश एक साथ देखी थी। उसे आज पहली बार एल्विस से डर लग रहा था। जब उसे रहा नहीं गया तो वह वहां से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर वही दरवाजे का सहारा लिए घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। दूसरी तरफ विला के हॉल में सारे लोग खड़े थे। निश्चय और अभिनव अभी भी उस आदमी को पकड़ के वहीं खड़े थे। एल्विस एक हाथ में गन को पकड़ के धीरे धीरे उस आदमी के पास आता है और उसका चेहरा गन से ऊपर उठाता है तो उस आदमी का चेहरा पूरी तरीके से खून से रंगा हुआ था। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि वह चेहरा इतना डरावना लग रहा था। एल्विस गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, देख मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। तू जानता है कि मैं कौन हूँ इसलिए एक ही बार पूछूंगा, अगर सही जवाब दिया तो छोड़ दूंगा वरना तू अच्छे से जानता है कि तुम्हारा हाल क्या होगा। वह आदमी डरी हुई आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ एक सामान्य आदमी हूँ। हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था आपके घर पर हमला करने का, इसके अलावा मैं इस हमले के बारे में कुछ नहीं जानता। उस आदमी को डरा हुआ देखकर लग रहा था कि वह सच कह रहा है। सच में उसे कुछ नहीं पता क्योंकि वह भी अच्छे से जानता था कि ऐसे आदमियों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है। वह वही करते हैं जो उनका बॉस कहता है। अभिनव गुस्से में कहता है उस आदमी से, कौन है तुम्हारा बॉस? वह आदमी डरते हुए एक लाश की ओर इशारा करता है। जब उन लोगों ने देखा तो समझ गए कि उनका बॉस तो पहले ही मर चुका है। निश्चय एल्विस की ओर देखते हुए परेशानी में कहता है, भाई अब हम क्या करेंगे? ये तो मर गया, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि किसने हम पर हमला करवाया है? तभी उस आदमी की जेब में रखा हुआ फोन बजता है। यह उन लोगों का बॉस था जिसकी जेब में फोन रखा था। एल्विस आगे बढ़कर उस आदमी के पास जाता है और झुककर उसकी जेब से फोन निकालता है। उसने जब फोन में देखा तो एक नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने फोन उठाकर कान पर लगाया। कुछ देर खामोश रहने के बाद भी सामने से कोई आवाज नहीं आई। फिर किसी की हंसने की आवाज आए और हंसते हंसते कोई भारी आवाज में कहने लगा, तो तुमने मेरे सारे आदमियों को मार डाला, शाबाश, गुड जॉब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एल्विस मुस्कुराने लगता है और अपने एक हाथ से इशारा कर अभिनव को कुछ कहता है तो वह और निश्चय उस आदमी को लेकर वहां से चले जाते हैं। बाकी ब्लैकगार्ड वहां की सारी लाशों को ठिकाने लगाकर विला को इस तरह क्लीन कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एल्विस फोन को हाथ में पकड़ वहां से बालकनी में चला गया था और बाकी घर वाले अभी भी वहां पर ही खड़े थे। एल्विस हंसते हुए कहता है, अनिकेत चोपड़ा, ओ तो तुमने मुझे पहचान भी लिया। वह मुझे इसीलिए तुमसे दुश्मनी करना बहुत पसंद है। वह कहते हैं ना, दुश्मन भी ऐसा होना चाहिए जो दुश्मनी करना जानता हो। अनिकेत की घमंड भरी आवाज आती है। एल्विस मुस्कुराते हुए कहता है, अपने भाड़े के तत्वों को लेने आने वाला है या भिजवा दूं तेरे घर? मुझे लाश इकट्ठे करने का कोई शौक नहीं है। उन्हें अपनी जान की कीमत मिल चुकी है। दरअसल वो धरती पर बोझ थे और तुमने उन्हें मारकर हमारी धरती माँ का थोड़ा बोझ कम कर दिया है, तो थोड़ा बोझ मेरा भी काम कर दे।
अनिकेत कहता है, एल्विस बस इतना कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और फोन काट लेता है। अभी भी घर वाले वहीं पर खड़े थे। एल्विस वहां पर आकर सबकी ओर देखते हुए कहता है, आप सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाए। इतना कहकर वह वहां से रिद्धिमा के कमरे की ओर चला जाता है। दरवाजे पर जाकर कुछ देर खड़े रहने के बाद वह दरवाजा नॉक करता है। कुछ देर दरवाजा नॉक करने के बाद भी दरवाजा खोलने की आवाज नहीं आती। एल्विस अपने आप से बात करते हुए कहता है, कहीं ज्यादा तो नहीं डर गई वह सब कुछ देखकर? मुझे नहीं लगता कि इसने पहले ऐसा कुछ देखा होगा। वह फिर से दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलना, तो वह जल्दी से अपने नौकर लालू को आवाज लगाते हुए कहता है, लालू जल्दी से गेस्ट रूम के दरवाजे की चाबी लेकर आओ जल्दी। 1-2 मिनट में ही लालू गेस्ट रूम के दरवाजे की चाबी लेकर आ जाता है। एल्विस जल्दी से दरवाजा खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह जाता है। कमरे के अंदर अरमानी खुली हुई थी, बैग बिखरा हुआ था और वहां पर ना ही रिद्धिमा थी और ना ही रिद्धिमा का कोई सामान। एल्विस जल्दी से पीछे का दरवाजा खोलकर देखता है तो दरवाजा खुला था। एल्विस पूरा माजरा समझ जाता है। वह भागते हुए घर के मेन दरवाजे पर पहुंचता है जहां पर उस आदमी को ठिकाने लगाकर निश्चय और अभिनव अभी अभी विला के अंदर आए थे। उसको इस तरह भागता हुआ देखकर निश्चय कहता है, क्या हुआ भाई, आप परेशान क्यों लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? एल्विस अपनी गाड़ी निकालते हुए कहता है, रिद्धिमा अपना सामान लेकर गायब है, उसी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अभिनव ये सुनकर परेशान हो जाता है। वह अपने आप में बदबदाते हुए गाड़ी मोड़ता है और कहता है, वह यहाँ पर मेरे भरोसे आई थी, वह मेरी जिम्मेदारी थी, मैं कैसे इतना लापरवाह हो सकता हूँ? मुझे जल्द से जल्द रिद्धिमा को ढूंढना होगा वरना मैं क्या जवाब दूंगा। निश्चय उसके कंधे पर हाथ रख इसे शांत करवाते हुए कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, रिद्धिमा को कुछ नहीं होगा, हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे, ठीक है? निश्चय ने ये कह तो दिया था लेकिन वह भी रिद्धिमा को लेकर परेशान था। इतने वक्त बाद उसे कोई अच्छी दोस्त मिली थी और वह अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता था। एल्विस ढूंढ पाएगा रिद्धिमा को, आखिर कहाँ चली गई है रिद्धिमा, कहीं किसी ने उसका किडनैप तो नहीं कर लिया? जाने के लिए पढ़ते रहिए हमारी यह कहानी। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।